हेलो फ्रेंड्स, श्री कृष्णा कंपटीशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज पुनः एक बार संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पिछली पूछी गई हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए? तो किस आयोग की अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए? शाह आयोग। तो सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा 1966 में न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 1 नवंबर 1966 को पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। साथ ही पंजाब राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों को तत्कालीन संघीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार हेतु दिया गया था, जिसने 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, कब सौंपी थी? 1987 में। अगला प्रश्न, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो बीपी सिंह। बीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो किस प्रक्रिया से? नियुक्ति। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे, परंतु लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त करना और संसद के किसी सदन का सदस्य न होने की स्थिति में 6 माह के भीतर सदस्य बनना आवश्यक है। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाते हैं, उनको 6 माह के अंदर अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्य बनना आवश्यक होता है, अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो कौन सा कर? निगम कर। ठीक ना, संविधान द्वारा निगम कर पर केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पे भारत व्यय नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पे भारत व्यय नहीं है? पंचवर्षीय योजनाओं पे व्यय। संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन, किसी न्यायालय या मध्यस्थता अधिकरण के निर्णय की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां तथा अन्य कोई व्यय जो संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाए। स्पष्टतः पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक ना, अगला देखते हैं। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है किस पे? भारत की संचित निधि पे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तय योजना आयोग के सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री।
तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन सितंबर अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था। किस लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था। इस परिषद की प्रथम बैठक जून 1962 में हुई। हाल ही में इस परिषद की बैठक कब हुई? 2013 में आयोजित की गई है। इस परिषद के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान में डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अब वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक ना। प्रेजेंट टाइम में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का क्या नाम है? इसके अनुसार तो सरोज होमी कपाड़िया, वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? तो किसने किया? के.एस. हेगड़े। न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों के पदों को सुशोभित किया। वे 1967-73 के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 के मध्य लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। उन्होंने 1987 में अपना पद ग्रहण किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन हो जाएगा? तो सुश्री एम.एस. फातिमा बीबी। अगला प्रश्न, भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति कौन थी? तो लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। लीला सेठ भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति थी। लीला सेठ का संबंध दिल्ली उच्च न्यायालय से था। उन्हें वर्ष 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का क्या बनाया गया था? मुख्य न्यायमूर्ति बनाया गया था। किसी उच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को। अगर किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना है तो कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात, किससे परामर्श करने के पश्चात? मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने सितंबर 2003 के फैसले में निम्नलिखित में से किस आधार पर यह माना था कि एचपीसीएल और बीपीसीएल का निजीकरण नहीं किया जा सकता? तो इनका उस संविधियों से विरोध है जिसके आधार पर एचपीसीएल और बीपीसीएल बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ देखते हैं, वर्ष 2003 में उच्चतम न्यायालय ने एचपीसीएल और बीपीसीएल का निजीकरण न किए जाने की संस्तुति इसके उन संविधियों से विरोध होने के कारण की थी जिसके आधार पर इनकी स्थापना की गई थी। संसदीय विधि के द्वारा इनके स्थापित होने के कारण न्यायालय ने यह माना कि इनका निजीकरण बिना संसदीय विधि के नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखिए, संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियों अतिरिक्त की जांच कैसे की जाती है? तो कैसे की जाती है? न्यायिक प्रस्ताव द्वारा। कैसे? न्यायिक प्रस्ताव द्वारा। संसद और विधानसभा द्वारा यदि कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करे तो इस स्थिति में न्यायिक प्रस्ताव के माध्यम से उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों द्वारा इस प्रकार की विधायी ज्यादतियों की जांच की जा सकती है, ठीक है। अगला देते हैं, भारत के किन दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है? तो हरियाणा और पंजाब, ठीक है। हरियाणा पंजाब राज्यों और संघीय क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र और गोवा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है? जबलपुर। कहाँ है? जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ
जबलपुर में है, जबकि इसकी न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। ठीक है, अगला देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष। 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र कितना है? 65 वर्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो 65 वर्ष। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो परमादेश रीट केवल सरकारी पदाधिकारी के, जिसके अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल है, के विरुद्ध लागू की जा सकती है। परमादेश की मांग ऐसे किसी भी सरकारी प्राधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो अपने लोक या सांविधिक कर्तव्य या दायित्व के पालन में चूक या इनकार करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 132, 33, 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया गया है। और उच्च न्यायालयों से ऐसे मुकदमों को जिनमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, तो सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हेतु भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो कौन करता है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या न्यायपालिका। ठीक ना, तो भारतीय संविधान के अभिरक्षक के रूप में न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालय को स्वीकार किया गया है। ठीक ना, तो मुख्य न्यायाधीश इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो विकल्प दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? तो कार्यपालिका का। किसका कार्य है? नियमों का पालन कराना कार्यपालिका का कार्य होता है। कार्यपालिका शब्द का प्रयोग प्रायः राजनीतिक कार्यपालिका के लिए किया जाता है। यह विधानमंडल द्वारा निर्मित नियमों कानूनों का क्रियान्वयन करने या लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते प्रभावित है, तो कहाँ प्रभावित हैं? भारत की संचित निधि पे। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि को प्रभावित किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 125 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान, जिसे संसद विधि द्वारा विनिश्चित करती है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 125 में। कौन विनिश्चित करता है इसको? तो संसद। ठीक ना, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये अनिवार्य नहीं है। ठीक ना, 35 वर्ष। उसे एक या एक अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। ठीक ना, तो भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति है तो किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह किसी उच्च न्यायालय या 2 या अधिक उच्च न्यायालयों का 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार अन्य अर्हताएं भी उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना सकती हैं। यदि वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। इन सभी अर्हताओं के अतिरिक्त उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक ना, तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो वर्तमान में कुल कितने हैं? 34 हैं, तो 33 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में। कहाँ पर? भारत के किसी भी न्यायालय में। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को किसी भी भारतीय न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। अनुच्छेद 124(7) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस नहीं करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन पद से हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। कैसे? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने हेतु
संसद के प्रत्येक सदन की समस्त संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन संसद के प्रत्येक सदन के उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। तो उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 में यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश पद पर आसीन रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों को छोड़कर भारत के किसी न्यायालय में प्रैक्टिस का कार्य नहीं करेगा। जिस उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा है वह उस उच्च न्यायालय में भी वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या कार्य है? कानून का न्याय निर्णयन। क्या कार्य है? कानून का न्याय निर्णयन। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं, तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? निर्णय विधि। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि कहा जाता है। धीरे धीरे इस प्रकार की विधि अपना स्थान बना लेती है तथा निर्णय देने में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि कहते हैं। धीरे धीरे यह जो है कि विधि अपना स्थान बना लेती है तथा निर्णय देने में क्या होता है? इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल। सर्वप्रथम केरल 1997 में भरत कुमार के परीक्षा बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्या की थी? पुष्टि की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? तो किस मामले में? गोलकनाथ का मामला। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को नीति सिद्धांतों के ऊपर वरीयता प्रदान की गई है। तो मौलिक अधिकारों को किस पे वरीयता प्रदान की गई है? नीति सिद्धांतों के ऊपर। किस वाद में? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में। ठीक है। अगला देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस प्रक्रिया के अधीन राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति इनके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत करता है। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामलों को निम्नलिखित में किसके पास भेजा जाता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी समस्त शंकाओं और विवादों को उच्चतम न्यायालय निपटाएगा तथा उसका इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद का निपटारा भी कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को। किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा 374 के अनुसार सत्र न्यायालय द्वारा 7 वर्ष से अधिक का दंड दिए जाने पर उच्च न्यायालय क्या करता है? उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 233(1) के अनुसार
किसी राज्य के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक ना? अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 148 खंड 1 के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो संघ तथा राज्य सरकारों के लिए। ठीक ना? अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की व्यवस्था है। अनुच्छेद 149 से 151 के प्रावधानों के तहत यह संघ एवं राज्य सरकारों के लिए मुख्य लेखाकार या एवं लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है। कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद स्थापित किया गया है, जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक ना? अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष। निम्नलिखित में से अस्थायी संस्था कौन सी है? तो परिवार। क्या अस्थायी संस्था? परिवार। हर 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद या जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन कर सकेगा। इसमें एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होंगे। वित्त आयोग संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की सिफारिश करता है। पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? 1951 में। देखिए यहाँ प्रश्न दिया है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष बाद की जाती है? तो 5 वर्ष के बाद। वित्त आयोग क्या है? एक पंचवर्षीय क्या है? निकाय है। क्या है? पंचवर्षीय निकाय। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक ना? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में अपराधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान लागू होने के सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो कौन है? वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाले केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण तथा भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देता है? तो किसकी सिफारिश पर? वित्त आयोग की। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? वे संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? 124। निर्वाचन आयोग 324
लोक सेवा आयोग 315 और नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148। ठीक है, 148। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कैबिनेट सचिव या मंत्रिमंडल सचिव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला कौन सर्वोच्च निकाय है? राष्ट्रीय विकास परिषद। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किया जाता है तथा इसे अनुमोदित करने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो, ठीक ना, वहाँ पर महान्यायवादी को सुनवाई करने का अधिकार है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 76(3) के तहत यह उल्लिखित है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो कौन है? भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 88 के तहत मंत्रियों के साथ साथ महान्यायवादी को भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने तथा उसे संबोधित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, किंतु उसे संसद में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो किसको किया जाता है? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का महान्याय या अभिकर्ता या सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी कौन से क्रम के हैं? 16वें क्रम के। ठीक ना, और इस प्रश्न के अनुसार कौन थे? हरीश साल्वे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इस प्रश्न के अनुसार कौन है? श्री न्यायमूर्ति रंगानाथ मिश्र। ठीक है, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र। कौन है? न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र। कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो कौन सा आयोग है?
योजना आयोग। योजना आयोग का गठन संवैधानिक उपबंधों द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है, बल्कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा आर्थिक नियोजन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो भारत का योजना आयोग कैसा है? एक असंवैधानिक निकाय है। योजना आयोग का स्थापना वर्ष 1950, ठीक है। और अब हम देखते हैं निम्न के कौन सा निकाय संविधानेतर या असंवैधानिक निकाय है? तो योजना आयोग। और अब हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल। संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की अवधि आयु प्राप्त कर लेने जो भी पहले हो तक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत में आम चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 325 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन तथा राज्य के विधानमंडल सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी जिसके सभी सदस्यों को निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार होगा। इस प्रकार भारत में आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो किस विधि को? भूभागी प्रतिनिधित्व, ठीक ना। कौन सी विधि? भूभागी प्रतिनिधित्व। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भूभागी प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है क्योंकि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या में उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो, ठीक है। अगला देखते हैं निर्वाचन तंत्र के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है। क्या सुनिश्चित है? अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। निर्वाचन तंत्र के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से शासन में सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं तो यहाँ पे देखिए संविधान के अनुच्छेद 84B के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल डिफेक्शन प्रतिबंध लगाया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल के आधार पर निरर्ता संबंधी उपबंध किए गए थे। तो कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? 1985। कौन संविधान संशोधन? 52वां। किस अनुसूची में जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में, ठीक है। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वोट देने का अधिकार। मताधिकार से अर्थ है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार। भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी परंतु 61वां संविधान संशोधन 1988 28 मार्च 1979 लागू इसे 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया। तो अब मताधिकार की उम्र कितनी हो गई है? 18 वर्ष हो गई है, ठीक ना। कौन संविधान संशोधन द्वारा हुआ है? 61वां संविधान संशोधन द्वारा। इसके पहले कितना था? 21 वर्ष था। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की आयु न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। भारत की संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989 में, ठीक है।
भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है? तो समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा के अपनी अभिष्ट समयावधि 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व विघटन की स्थिति में मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। ठीक है, 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सी लोकसभा थी? 14वीं। कौन सी लोकसभा थी? 14वीं। ठीक है, 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव होना प्रस्तावित है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 2019 17वीं हो जाएगा, 2024 18वीं हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व बंद हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से चुनाव चिन्ह में कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? तो कौन सा है? चक्र। क्या है? चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा। राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और उसे विवेकाधीन कृत्यों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां वास्तव में उसके हाथों में होती हैं तथा वह आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। ठीक है, निम्न में से कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर सेवा मुख्यमंत्री बना? तो इसके अनुसार तरुण गोगोई। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? तो क्या होती है? 6 वर्ष। क्या होती है? 6 वर्ष। ठीक है, कितनी होती है? 6 वर्ष। ठीक है, तो राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि 6 वर्ष होती है। राज्य विधान परिषद का विघटन नहीं होता, बल्कि इसे यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे 6 वर्ष की सदस्य अवधि के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अनुच्छेद 172(2) में कहा गया है। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हरित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना। अनुच्छेद 165(2) के अनुसार महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, 165(3) के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्तियां नहीं है? तो किसी शक्तियां नहीं है? विधानसभा स्थगित करने की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा की बैठक बुलाने, उसे शस्त्रावसान करने, उसे भंग करने की, परंतु विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में। संविधान के अनुच्छेद 36वें संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भारत में संघ में एक राज्य 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप सिक्किम में राजतंत्र की समाप्ति कर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई थी।
निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था, बाद में पूरा राज्य बन गया, कौन था? सिक्किम। अगर देखिए, राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन उन्मूलन करने की शक्ति किसको है? तो संसद में। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि राज्य उस राज्य की विधानसभा में इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 मत देने वाले 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। ठीक ना। अगला क्या है? भारत के किसी राज्य में विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? तो कौन कर सकता है? अभी हमने पढ़ा है संसद। कौन कर सकता है? संसद। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसके द्वारा? राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करने के बाद संसद। ठीक ना। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है, तो ये संसद तो कर सकता है, लेकिन राज्य विधानसभा द्वारा ये आशय संकल्प पारित कर दिया जाए। ठीक ना, 2/3 बहुमत से। ठीक है। अगला देखते हैं। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 360(4) के सेकंड के तहत वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का उपबंध किया जा सकता है। अगला देखते हैं। एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? तो संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। संघीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, जो कि संघात्मक संविधान एक परमावश्यक तत्व है। इस प्रकार ऐसी शासन व्यवस्था में राज्य संविधान प्रदत्त अधिकारों का अनुभव करते हैं। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा मुहर और हस्ताक्षर से नियुक्त किया जाता है। ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के वीडियो पाने के लिए और उसका अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।